हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी हूं एकदम खतरनाक। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे, डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे और बिहार बोर्ड का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो भी करेंगे, अलग लेवल पर, अलग अंदाज में, है ना। तो वो भी शुरू करेंगे। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। इससे पहले अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी के अभी। ठीक है सर। तो ऐसे में हम ध्यान समझिएगा क्या है क्या नहीं है। आप बोर्ड पर एकदम फील लाइएगा, एकदम बड़ा मजा आएगा। मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई दो सदिश है। देखिए, मान लिया कि एक वेक्टर है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल बना थीटा, इनके बीच का कोण क्या बना? थीटा। तो इनके अदिश गुणनफल को कैसे सूचित करते हैं? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। यानी याद रखना, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग डॉट प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब दो अगर सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो जो निकल के आता है वो अदिश होता है। वो जो निकल के आता है वो क्या होता है? अदिश होता है। ये बात ध्यान रखनी है। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है? ऐसे, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड उसको निम्न प्रकार से हम लोग परिभाषित करते हैं। यानी याद रखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर किसके होता है? तो मैं बता दूं आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, याद रखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक, इस बात पर भी मैं आऊंगा थोड़ा देर में। तो ये दो बात हम लोग सीखे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक, अब आगे, अब हम लोग अदिश गुणन के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अदिश गुणन के गुणधर्म के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें कुछ कुछ केस हो सकते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो देखो, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर एक बार सेम डायरेक्शन में हो। देखिए, जितना जितना केस हो सकता है मैं बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि एक बार दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, या एक बार ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन दोनों ही पैरेलल है। इस टाइम पे भी पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में भी पैरेलल है। ठीक, ये ध्यान देना है। तीसरा ऐसा केस हो सकता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो। देखो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है। या अगला केस ये हो सकता है कि उन वेक्टरों के बीच जो बनने वाला कोण है, वो क्या हो सकता है? तो आंसर है वो हो सकता है न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कम। या ऐसा हो सकता है कि दोनों वेक्टरों के बीच में बनने वाला कोण अधिक कोण। यानी मैंने क्या बताया? मैंने बताया 5 केस। पहला, सेम डायरेक्शन में पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल, फिर एक दूसरे के लंबवत, फिर अधिक कोण और न्यून कोण। 5 स्थितियां हो सकती हैं। यानी एक बात समझ में आ गया कि इनके बीच का जो कोण थीटा होता है ना दोस्त, इनके बीच का जो एंगल थीटा है, थीटा मस्ट बी लाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इनके बीच का जो कोण होता है ना, या तो जब भी आंसर आएगा, याद रखिएगा, जब भी cos थीटा में यहाँ पर थीटा का बात किया जाएगा, तो इस थीटा का आंसर जब भी आएगा वो 0 से या तो बड़ा रहा होगा या 180 से छोटा या उसके बराबर रहा होगा, 0 के भी बराबर रहा होगा। ये बात ध्यान देना, कभी इसके उस तरफ और इसके इस तरफ नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। तो इन केसों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये बात को समझते हैं। तो इन बातों को आप अमल करेंगे, फोकस करेंगे। देखिए, बहुत सारा प्रॉपर्टी नंबर 1, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो
और कौन सा डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो सुन लीजिए ध्यान से, अगर देखिए अगर आप खाली पैरेलल बोले होते हैं तो वो गलत था, क्योंकि पैरेलल तो भाई सेमो डायरेक्शन में हो सकता है, पैरेलल तो सर अपोजिटो डायरेक्शन में हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है पैरेलल, देखो ये भी पैरेलल है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। When two vectors are parallel in same direction, then थीटा है ना, थीटा विल बी 0 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, यानी कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो सेम डायरेक्शन में तो उस टाइम जो थीटा बनता है वो 0 डिग्री का होता है। बोलो हाँ यार, हाँ थीटा कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। बहुत सुंदर सर, तो यहां से बात समझ में आ गई। तो ऐसी स्थिति में तो याद रखना उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा वो सुन लो। तो अभी सीखे हैं कि डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, और थीटा का मान है 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का होता है 1 होता है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के। समझ गए? यानी कि दो सदिश अगर सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूडों के गुणनफल के बराबर होगा। बोलो समझ गए? हाँ समझ गए? यस। दूसरा काम, ऐसा तो हो सकता है कि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो जाए। हेलो यस। तो जब लंबवत हो जाए तो अब जाके डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वो भी सुन लो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फॉर्मूला वही लगेगा, है ना, इक्वल टू इनटू कॉस थीटा की जगह पर 90 डिग्री। और आप जानते हैं सर, आप ही जानते हैं क्यों, अरे नहीं मतलब आप लोग जानते हैं कॉस 90 हम कहां से जानेंगे, कॉस 90 0, कॉस 90 0। तो वेक्टर, अब देखो ई तो हो गया 0, तो 0 से गुना इन दोनों में कराएंगे तो 0, यानी क्या आ गया 0 आ गया। यानी कहा समझ गए हम लोग, ये समझ गए कि अगर कभी भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो हम ये समझेंगे कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है। मतलब ये मैंने बोला है ना, एक एग्जांपल, जैसे किसी ने बोला कि वेक्टर P परपेंडिकुलर वेक्टर Q, इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका मतलब समझेंगे कि वेक्टर P और वेक्टर Q का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए ना तो पक्का 0 के बराबर रहा होगा। तो बोलो ये बात समझ गए? यानी कि याद रखना कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना, तो उस स्थिति में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत है? हेलो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब आगे, अभी देखो ऐसा हो सकता है कि पैरेलल हो लेकिन असमदिश हो। असमदिश माने दिशा समान न हो। पढ़ाए थे ना समदिश सदिश और असमदिश सदिश, समधि नहीं समदिश सदिश और असमदिश सदिश, यानी कि लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पर अब की बार क्या है, असमदिश सदिश है। तो सोच के बताओ, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे लेकिन अगर एक दूसरे के उल्टा होंगे तो उस टाइम थीटा कितना डिग्री बन रहा होगा, 180 डिग्री। ठीक है सर, बात तो सही है। तो उस टाइम जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो देखो क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड इनटू cos पाई। और आप लोग सभी जानते हैं कि cos 180 डिग्री -1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि याद रखना कि जब दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल हों लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव साइन के साथ उनके मैग्नीट्यूडों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बोलो ठीक है? नीला शर्ट बोलो ठीक है? यस। तेरा ध्यान किधर है, वो तेरा कॉन्सेप्ट इधर है ना, तो इसलिए इधर ध्यान दीजिए। इधर उधर ध्यान दोगे तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसलिए बोर्ड पर फोकस करें।
समझ गए? यस। अगला क्या कर रहा है कि जब थीटा न्यून कोण हो, माने कि ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने बताया ना कि ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर कि ना तो लंबवत हो या पैरेलल ना हो या सेम डायरेक्शन में पैरेलल ना हो। ऐसा हो सकता है कि उनके बीच का कोण जो थीटा बना हो वो 90 डिग्री से कम हो और 0 से बड़ा हो। ये ऐसा हो सकता है कि 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। यानी कि अगला केस हम लोग पढ़ने वाला है कि जब थीटा न्यून कोण हो, तो जरा सोच के बताइए न्यून कोण का क्या मतलब है? थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। तो उस स्थिति में cos थीटा ग्रेटर देन सॉरी ऐसे बोलूं तो cos थीटा इक्वल टू पॉजिटिव होगा। बोलो cos थीटा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा ना। तो इस स्थिति में आप याद रखना, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। यानी क्या याद रखना है आपको? इस बात को आपको एकदम रट जाना है। याद रखना, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा अगर थीटा न्यून कोण हो। क्यों? क्योंकि सोचिए, ध्यान समझिए इसका क्या मतलब है। जब कोण बन रहा होगा 0 और 90 के बीच में, तो उस टाइम किसी भी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा ना मेरे दोस्त, वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 से 90 में cos का होता है, पॉजिटिव होता है। बोलिए ये बात क्लियर है? तो फ्रैंकली क्लियर करते चलिएगा तो मजा के साथ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हेलो हेलो बोलो क्लियर है? हेलो बोलो क्लियर? यस। अब अगर क्लियर है तो और आगे सुनिए। अब एक अंतिम केस ऐसा हो सकता है, कि एंगल 90 से पार गया हो या 180 से कम रहा हो। तो उस टाइम क्या होगा? तो देखो उस टाइम बोलेंगे अधिक कोण। तो देखो अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया ना, 90 से 180 किस कोऑर्डिनेट में? सेकंड में। तो सेकंड में cos थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? निगेटिव। cos थीटा बराबर निगेटिव। तो उस स्थिति में अतः दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट भी लेस देन 0 आएगा। यानी इसका क्या मतलब? मैंने बोला ये कि अगर दो सदिशों के बीच का कोण अगर अधिक कोण बना है ना, अगर अधिक कोण बना, तो उस स्थिति में अगर हम उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा दोस्त, वो हमेशा लेस देन 0 होगा। क्योंकि π/2 से पाई में cos निगेटिव होता है। क्योंकि π/2 से पाई में cos क्या होता है? निगेटिव। क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में है और सेकंड में cos क्या होता है? निगेटिव होता है मेरे दोस्त। बोलिए कोई दिक्कत? हेलो हेलो कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना? आगे बढ़ो? जी सर ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए अंतिम मतलब आगे वाली बात, और वो क्या हो सुनिए। नेक्स्ट बात ये है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर यूनिट वेक्टर हो जाए तब सर, तो भी बता देता हूं। जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यूनिट वेक्टर हो, एकांत सदिश हो, तो उस टाइम दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहा होगा? तो फॉर्मूला हम लोग तो जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा होता है। अब ऐसा केस बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो रख देता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि 1 है इसका वैल्यू, इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? cos थीटा आ गया। इसका क्या मतलब हुआ सर? जरा ये समझाइए। इसका मतलब ये हुआ कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा के बराबर तब होगा जब वो दोनों के दोनों सदिश किसके बराबर हो? तो यूनिट वेक्टर के बराबर हो। ये बात याद रखना। यानी कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा के बराबर होता है अगर वो दोनों के दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर वो दोनों के दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर हो जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर हो तो और अच्छा बात है, लेकिन अगर उनका मैग्नीट्यूड 1 है तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपका रिजल्ट बस खाली cos थीटा निकाल के दे देना है। यानी थीटा जो पता रहेगा गुना कर लो तो उतना ही आंसर आएगा जितना कि आप a डॉट b निकालोगे, तो दोनों एक ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं ना रहा है? इन सारे बातों में किसी को डाउट नहीं ना है कि सर लंबवत है तो ये क्या बोल दिए है ना? ऐसा नहीं ना है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। अगर ऐसा है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, देखना बंद मत करिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो 10.3 आपसे नहीं बनेगा। तो थ्योरी पार्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट
अगला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के लिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बना, इसका मतलब हुआ कि थीटा कितना डिग्री रहा होगा, 0 डिग्री। फिर से सुन लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर है तो इसका मतलब ये रहा होगा कि थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम भाई है ना, दोनों सेम है, मतलब कोलिनियर है, कोलिनियर है तो भाई 0 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका अगर अपन लिखे फॉर्मूला के हिसाब से तो ऐसे लिखेंगे cos 0 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा, इस वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा, cos थीटा 1। तो फाइनली हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सेम वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी प्रकार हम ये बोल सकते हैं, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार हम कुछ और भी बातें बोल सकते हैं कि अगर कल को कोई पूछ ले आपसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बताइए, अब क्या बताओगे, मतलब बी का स्क्वायर बताओगे, ठीक। किसी ने कल को पूछ लिया वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बताइए, अब क्या बताओगे, सी का स्क्वायर बताओगे, समझ गए। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बताओ तो बी का स्क्वायर बताओगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बताओ तो सी का स्क्वायर बताओगे। क्लियर है क्या, बोलिए, बातें समझ में आ गई कि नहीं, बोलिए जल्दी। कुछ बातें हैं करनी आपसे, बोलिए, कोई दिक्कत है ना, सही है। आई होप कि ये सब बात आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो 2 बार देखिए, और फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं दोबारा बता दूंगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वाली बातें हैं। ओए होए होए सर क्या गजब। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि परस्पर लंब 3 इकाई सदिशों का निकाय, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम। ये बता दो दोस्तों, इस पर हम जितना भी स्टार लगाएं कॉपी है। सर स्टार नहीं लगा रहे तो दिल लगा रहे हैं, अरे भाई इस दिल लगा लो और फिर इस पर स्टार लगा लो। यानी मैं बता दूं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही कहूं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल कम से कम 1 नहीं तो 2 ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से देना ही देना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है, परस्पर लंब 3 इकाई सदिश, है ना। तो देखो इकाई सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, ये बात आप जानते हैं ना कि आई जे और के परस्पर लंब होते हैं। ये बात आपको भली भांति पता होगा कि आई जे और के परस्पर लंब होते हैं, ये पता है ना, ठीक है सर, ओके। तो अब अगर लंब है तो हमने एक खुरपताई किया। सर कैसा खुरपताई कर रहे हैं आप, अजीब है भाई, अरे बहुत मार मारेंगे बच्चों, इधर देखो नहीं तो मैंने बोला कि मैंने एक काम किया, मैंने सोचा कि ठीक है भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैंने एक काम करा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला। और आप भली भांति जानते हैं कि पहले तो मैं लिख दूं कि चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा, ये बात आप जानते हैं। अब मैं लिखूंगा एच पिक्चर हम लोग निकालने जा रहे हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे। तो फार्मूला के हिसाब से जब तोड़ूंगा तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड इनटू cos कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एच पिक्चर में बोल सकता हूं थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि देखो ना 90 डिग्री का एंगल बना है, क्योंकि आई और जे दे आर है ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, तो ये भाई परपेंडिकुलर है आपस में, तो एंगल 90 डिग्री का बना होगा। और cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0, तो मतलब सर क्या आ गया, मतलब इसका रिजल्ट आ गया 0। वाह सर वाह, आपने तो एक नया इन्वेंशन कर दिया। बोला वो कैसे, अरे सर ऐसे कि अगर 2 गो कोई यूनिट वेक्टर हो, है ना, थोड़ा सा मैं और डिटेल में रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा और डिटेल में आता हूं। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका भी 1 और cos 90 0। हाँ तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू कितना आ गया 0। तो मैंने बोला सर
आपने गजब काम कर दिया। बोला क्या? तो सर आपको नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है, बता तो सही। बात ये है सर कि अगर दो कोई यूनिट वेक्टर हो जो अलग अलग हो, दो कोई यूनिट वेक्टर हो जो अलग अलग हो और परपेंडिकुलर तो हो ही, तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य आता है। तो मैंने बोला वाह वाह बेटा वाह, शानदार बात बताया है आपने, गजब। यानी कि हम लोग एक चीज सीख गए आज से कि अलग अलग अगर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यानी वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे है ना, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे कैप है ना, वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर जे कैप इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वेक्टर जे कैप डॉट वेक्टर के कैप इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर के कैप या बोले तो आई कैप डॉट आई कैप डॉट जे कैप तो ही गया, के कैप इक्वल टू जीरो। तो ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब अगर अलग अलग हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट सेम, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। अब उसी बीच में एक लड़का ने खड़ा हुआ, बोला कि सर आप तो बड़ी तेज बन रहे थे, तो आप हमको अभी ये बताइए कि अगर सेम सेम रही तो कितना होगी? तो हमने बोला वाह आपने तो गजब सवाल कर दिया। तो बोला कि चलो ठीक है इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, आइए इसको भी फरियाते हैं। यानी अब की भी सेम सेम होना चाहिए। तो बता, जब सेम सेम रहेगा वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कैप, यानी किसी ने पूछ दिया कि सर बताइए वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कैप कितना, आपको पता है ना भाई कि थीटा 0 डिग्री बना होगा, ये तो पता है। अब फार्मूला लगाएंगे इसमें भी, तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई निकालना है, तो वेक्टर आई कैप का मॉडुलस इनटू वेक्टर आई कैप का फिर से मॉडुलस इनटू cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो और ये भी 1, तो 1 इनटू ये भी तो 1 इनटू 1, तो 1 इनटू 1 इनटू 1 यानी कि 1 ही आया। तो फाइनली हम एक बात समझ गए, हम लोगों ने कि लो बचवा लो क्या सर? तो ये लो कि अगर सेम सेम हो, सेम सेम हो और अगर वो यूनिट वेक्टर हो तो उसका आंसर 1, उसका आंसर 1। अरे सर गजब। तो इस प्रकार हम लोग एक चीज समझ गए कि जे कैप है ना, जे कैप, मैं एक बार उसको वापस लिख दूं, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कैप इक्वल टू 1, यानी सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। इस वाले में मैं आई जे के कैप का बात कर रहा हूं, ठीक है? और आप दूसरा मत समझने लगना। अब बता, जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा? 1 ही होगा। सिमिलरली बता हमको के कैप डॉट के कैप कितना होगा? तो सर ये भी 1 होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। यानी एक बात हम लोग समझ गए कि सेम सेम हो तो 1 होगा और अलग अलग हो, यूनिट वेक्टर हो, तो उस टाइम रिजल्ट क्या होगा? तो उस टाइम 0 होगा, उस टाइम 0 होगा। आइए इन बातों को एक जगह लिख लेते हैं। यानी वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0। यानी अलग अलग हो और आई जे वाला हो तो उसका आंसर 0, और सेम सेम हो तो 1। यानी आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये बात ध्यान देना है। और हर साल भर भर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हर साल भर भर के इसमें से आता है। तो बोलिए इसमें से कोई दिक्कत? आई होप कि नहीं होगा। फिर से मैं समरी कर दूं, अलग अलग हो, आई जे वाला हो मतलब तो उसका आंसर 0, सेम सेम हो, आई जे वाला हो तो उसका आंसर 1। ठीक, आई होप कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे कब से स्क्रीनशॉट का, मुझे तनिक भी ध्यान नहीं था। तो एक बार आप क्या कर लें, पहले तो इसका पहला पेज है, देखो ये पहला पेज है, पहला पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं समझ रहा हूँ गलती से नहीं हट रहा था, आप स्क्रीनशॉट पहला पेज का पहले ले लो। मैं सारा पेज का पहले स्क्रीनशॉट लिवा दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिए, जल्दी। ओके, आप पेज 2 का लो, पेज 2 का लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, बहुत सुंदर, है ना? ले लिए, बहुत सुंदर। पेज 3 का ले लो, पेज 3 का लो,
फटाफट ले लो, पॉज करके एकदम पॉज कर लो, ले लो, ठीक है। और इसका ले लो, फटाफट ले लो, फटाफट इसका ले लो, यानी 4 पेज नंबर 4 ले लिए, बहुत सुंदर। तो देखिए इसका पीडीएफ भी मिल जाता है ना, लेकिन बहुत लोग बदमाशी करते हैं इसलिए पीडीएफ को नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, समझ गए। लेकिन अभी आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक। तो ये हमने चारों लेक्चर पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ चारों पेज का आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नहीं लिए होंगे तो आप थोड़ा सा रोक करके लास्ट में ले लेना। चलिए अब आगे की बातें करते हैं फिर। अब आगे की बातें काफी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है सर, वो बताइए हमको। तो टॉपिक कुछ न्यू है। अब मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ए दिया गया है, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ए है जो कि इसके बराबर है, यानी a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप के, और एक वेक्टर बी है जो b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप के बराबर है, ठीक। अब किसी ने बोला कि इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। किसी ने क्या बोला कि इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो आइए अब हम लोग इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। तो नजरें काम स्क्रीन पर, और अंत में ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जब हम इनको गुना करा देंगे तो एक रिजल्ट आएगा ना, जब हम इनको गुना करा लेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को आपको याद रखना है ना, और वो बड़े बड़े सवालों को फोड़ने में काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो पहले वेक्टर ए लिख लेता हूं। तो वेक्टर ए हमारे पास ये है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनके साथ, यानी b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। इनके साथ निकालना है, बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, एकदम अच्छे से सुनते जाना। जैसे हम लोग बचपन में गुना कराते थे ना, वैसे ही इसमें भी कराएंगे। इसका गुना इन तीनों के साथ, तो देखो a1 का b1 के साथ करा तो a1 b1, और देखो i कैप का i कैप के साथ करा तो 1 हो गया, क्योंकि सेम सेम है ना, देखो सेम सेम का 1 होता है। और जब ध्यान सुनिएगा, ध्यान से कम, जितना अच्छा आप सुनोगे उतना अच्छा समझ आएगा। जब इसका गुना मैं इससे कराऊंगा तो 0 हो जाएगा। बोले सर ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो i का j के साथ कराऊंगा ना तो 0 हो जाएगा, है ना, तो वो 0 हो गया। सिमिलरली i का k के साथ कराएंगे तो वो भी 0 हो गया, क्योंकि डिफरेंट है ना, डिफरेंट है तो 0 हो गया। देख लो ना, देख लो, डिफरेंट है तो 0 हो गया। तो आज से हमने एक बात अभी से बोल दिया कि बस सेम सेम के साथ खाली गुना करा लो, फालतू के साथ नहीं। क्यों? फालतू के साथ वाला सब 0 हो जाता है, इसलिए सेम सेम से करा लो। तो a1 का b1 से करा लिया, बहुत सुंदर, क्योंकि i का i के साथ करा लिया, फिर प्लस a2 का b2 के साथ कराऊंगा केवल, और j कैप कितना हो गया 1, क्योंकि बाकी सब क्यों नहीं कराएंगे सर? बाकी सब इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि वो 0 हो जा रहा है ना। जैसे इसका j को मान लो i के साथ करा था तो ji 0 हो जाता, हाँ या ना बोलो? यस। फिर प्लस a3 का b3 के साथ कराऊंगा, क्यों? क्योंकि इसमें k कैप है, तो k कैप 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया? फाइनली हमारे पास ये निकल के आया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालने का सिंपल फार्मूला आया a1 b1 a2 b2 और a3 b3। यानी कि अगर दो सदिशों का अगर आपको अदिश गुणनफल निकालना है, दो सदिशों का अगर आपको अदिश गुणनफल निकालना है तो सिंपल फार्मूला ये है कि a1 b1 में गुना करा लो, फिर प्लस a2 b2 में भी गुना करा लो, फिर प्लस लिख दो, फिर a3 b3 में भी गुना करा लो, फिर प्लस लिख दो, है ना। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला में से एक है, आप इसको मेमोराइज कर लोगे। नॉर्मल a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। अब आइए इस पर का सवाल फोड़ते हैं, है ना। तो देखो सवाल फोड़ते हैं। देखो एक आया बिहार बोर्ड का 2015 में और एक आया है 16 में। तो 15 वाला हम बना रहे हैं, 16 वाला आप बनाओगे। सर ऐसा क्या? यस। तो देखिए सॉल्यूशन,
इसको मान लो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए मानोगे तो देख लो यहाँ a1 बराबर कितना दिया है, a1 बराबर दिया है हम लोग का 5, b1 कितना दिया है 1। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे सर, अरे नहीं, c1 कितना दिया है -3, डायरेक्ट गुना करके आंसर, जैसे मैं इसमें करूंगा। फिर एंड इसके लिए देख लो a2 का मान कितना दिया है 3, b2 का मान कितना दिया है -4, c2 का मान कितना दिया है 7। अदिश गुणनफल निकालना है, यानी दोनों को गुना कराना है, तो सबको गुना करा के जोड़ देंगे, तो 5 गुना 3 प्लस 1 गुना -4 प्लस -3 गुना 7, क्योंकि देख लो फॉर्मूला यही है, क्या कर लो तीनों में गुना करके जोड़ दो, यानी मैंने ना इसमें इससे गुना करा दिया, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे, फॉर्मूला के अनुसार। अब बोलो 5 3 आई 15, 5 3 आई 15, फिर देखो -4 और फिर देखो 17 का 21 यानी -21। अब देखो -4 और -21, माइनस का 25, तो 15 में 25 घटाएंगे तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा -15। तो ये रहा कंप्लीट आंसर, ये रहा कंप्लीट आंसर। और आपको मेथड 2 यानी शॉर्टकट कैसे बनाना है दोस्त, तो देखो शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है, पहले बता दूं आपको। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे सर, शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट ये है ना, आप आई के साथ गुना करा लो 15, फिर बीच में लिख दो प्लस, जे का जे वाले के साथ करा लो, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, यानी -4 आएगा, फिर प्लस लिख लो, फिर इसका इसके साथ करा लो, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस लिख ही लो, रुको ऐसे कर ही लो, -21। आप जब सोल्व करोगे तो -10, -10 ना, 25 में से 15 गया तो -10, अच्छा सॉरी -10, चलो दोबारा बनाया तो बढ़िया हुआ। बोलो कोई दिक्कत, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या कैसे निकालना है, तो आंसर है सर सेम का सेम के साथ गुना करा देना है। कैसे, सेम का सेम के साथ गुना करा के जोड़ देना है, खत्म। ठीक, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बता दो। हेलो हेलो, इसका आंसर बोलो, हेलो इसका आंसर बोलो, बोलो क्या बोले सर, अरे इसका आंसर बोलो भाई, चिल्लाता क्यों है, इसका आंसर बताते हैं सर, बताते हैं, घबराइए मत, हम बताते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताना है ना, खटाखट बना लो, 3 का 4 से कर लो, अरे भाई साहब आई वाला के साथ, तो 3 गुना 4, फिर बीच में क्या लिखना है प्लस, -2 का -5 के साथ, तो 2 मतलब 2 गुना 5, ये कर ही लो, -2 गुना -5, -2 गुना -5, फिर प्लस लिख लो, 1 का गुना 3 से, तो 1 गुना 3। अब देख लो ये 12 और माइनस प्लस का 10 और प्लस का 3, 12 10 22 और 3 25। बहुत सुंदर, बहुत लोग का आंसर भी आ गया था, गजब रे गजब, वो तो भगदड़ कर दिए भाई साहब। बोलो कोई दिक्कत, हेलो हेलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो मैं क्या कर, कोई दिक्कत बोलिए, समझ में आ रहा है, हेलो आ रहा है, यस कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बिहार बोर्ड का सवाल फोड़ दिए, धजिया उड़ा दिए, जी सर गजब गजब रे गजब। नेक्स्ट चलो तो सवाल फोड़ो सवाल, इस सवाल को फोड़ो। क्या है, कह रहा है कि सर की है ना, के सेम 1, अरे नहीं आया भाई साहब, सेम 1, बता इसका आंसर जल्दी। हाँ वही लड़का बैठाएगा, वही लड़का बताएगा, देखो सामने वाला, देखो सो का पढ़ रहा है, बहुत मान रहे, बता आंसर बता, सो रहे हो ना घर पे, बहुत मान रहे, बोलो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी अलग अलग हो तो 0, सेम हो तो 1। ठीक है सर, गजब गजब। अगला प्रूफ करने वाला सवाल है। अच्छा सर हम लोग भी कम थोड़ी ना तेज, आइए प्रूफ कर देते हैं। ओके ऐसा क्या, यस, यानी हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि चाहे आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालो, बात आपस में सेम आएगा, ये प्रूफ करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो देखो LHS लिखते हैं, तो LHS में क्या लिखना है, LHS में लिखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, तो मॉडुलस ए नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब तुम देख लो यहाँ से इसका जब रिजल्ट बाहर ही आएगा तो ए आएगा, अरे भाई इसमें से कुछ आएगा ना निकल के तो वो ए आ गया, इसमें से भी कुछ आएगा निकल के तो वो भी ए आ गया, और ये कॉस थीटा तो ये है, यानी LHS हमारा ये आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ गया ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा आ गया, और इसको इक्वेशन हमने 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन क्या बोल दिया 1 बोल दिया। अब देखो RHS,
तुम आरएचएस को देख लो, आरएचएस में क्या है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है। तो देखो अब की बार ना वेक्टर बदल गया तो एंगल भी बदल गया होगा, तो अब की बार कोण थीटा नहीं रहा होगा, अब की बार कोण थीटा नहीं रहा होगा बल्कि माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा ना कर दिए, उल्टा कर दिए तो थीटा थीटा ना रह के माइनस थीटा हो गया होगा। लेकिन फिर भी अब देखो ये बाहर होगा और इसमें से ये बाहर होगा इनटू, आप सभी को पता है कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो फाइनली आरएचएस भी हमारा यही आ गया, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी हमारा क्या आ गया, ए भी cos थीटा आ गया। इसको आप इक्वेशन 2 बोल लो, इसको आप इक्वेशन 2 बोल लो। अब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो, तो जब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखोगे तो आप ये बोल सकते हो इक्वेशन 1 एंड 2 से कि ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। तो ये हो गया प्रूफ। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बस यहाँ मुँह रही ऐसा, अरे हाँ मुँह रही, समझ गए। तो यानी कैसे भी निकालो वही बात है। हेलो हेलो, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं ना, आगे बढ़ो ना, जी सर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छा सर गजब। आइए बात करते हैं इधर। अच्छा अगला टॉपिक क्या है, दो सदिशों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण, यानी दो सदिश के बीच का कोण अब हम लोग सीखने वाले हैं। ये दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो देखो मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अब इन वेक्टरों के बीच एक एंगल बना थीटा, हमें यही थीटा ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ए, सॉरी अबे भाई साहब मॉडुलस क्यों बोल देता हूं यार, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। हमें क्या निकालना है सर, थीटा। तो सोचो थीटा निकालना है तो इसका कोई काम सर नहीं, तो इसको नीचे भेज दिए, तो नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये एक फार्मूला आ गया। अब यहां से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, बोलो यस सर बात सही है। तो इसलिए थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये इधर से उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी हो गया cos इन्वर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया। अच्छा थोड़ा इस पर मैं कलाकारी करूं क्या, अबे इस पर मैं थोड़ा सा कलाकारी करता हूं, देखो थोड़ा सा कलाकारी करता हूं, थोड़ा बहुत कलाकारी करते हैं। बोले सर कैसा कलाकारी, अरे भाई काहे चिल्ला रहा है, देखो ना। तो याद रखना दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला ये है, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला ये है जी। कभी कभी किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है cos इनवर्स a कैप डॉट b कैप, तो इससे घबराना मत, क्योंकि यही बात यही और ये भी सेम बात है, तो घबराना मत। तो ये स्टार देके लिख लेना, एक ही बात है। क्यों सर कैसे, तो देखो वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a कैप, अरे भाई साहब क्योंकि देख लो लिख देता हूं, तो बहुत गरीब बच्चे हैं, क्योंकि वेक्टर ए का जो मतलब a कैप जो है बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के, इसीलिए ऐसा हुआ है, चेक कर लो। ये इसको हम लोग a कैप लिख सकते हैं, इसको हम लोग b कैप लिख सकते हैं। तो स्मार्टली कभी कभी पूछ सकता है कि दो सदिशों के बीच के कोण होता है ये, तो ये भी ऑप्शन में अगर दिया तो उसको भी आपको टिक मार देना, ये नहीं कि घबरा जाना डर जाना, बोला सर तब तो पढ़ाए ही नहीं थे, अरे भाई साहब पढ़ाए थे। अभी देख लो, मान लो दो सदिश अगर इस रूप में दिया गया हो, अब लेट मान लो कोई वेक्टर इस रूप में दिया हो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है ना, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू दिया हो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। यानी मान लीजिए कि एक वेक्टर a दिया गया और एक वेक्टर b दिया गया ऐसे, तो इस स्थिति में थीटा निकालने का फॉर्मूला ये है cos इनवर्स। देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और अभी अभी इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले थे, देखो
अगर वेक्टर ए दिया हो, वेक्टर ए दिया हो और वेक्टर बी दिया हो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ये होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है ना। तो यहाँ पर भी वही देख लो, हेलो देखो कह रहे यहाँ पर हम लोग ऐसे किए थे, नहीं कोई बात नहीं, और यहाँ पर हम लोग ये मान लिए हैं, अच्छा कोई बात नहीं। आप देखिए आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या माने थे जरा हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर माने a1 a2 a3 उसको माने हैं, कोई बात नहीं, बाकी ये दोनों सेम है। तो चलो यहाँ पर भी वही मैं काम कर देता हूँ ताकि आप कभी भविष्य में कंफ्यूज ना हो। तो बोलोगे सर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसे बदल गया और वहां पर कैसे बदल गया, तो मैं एक काम करता हूँ अभी से चेंज कर देता हूँ, नहीं ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर माने थे a1 a2, इसको a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस, यही माने थे भाई, हाँ ठीक है, a3 k कैप, और फिर वेक्टर b को मान लिया हमने b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। वो भी सही था, लेकिन अब भविष्य में कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ कुछ और लिखा गया है वहां कुछ और लिखा गया है, तो दिक्कत होता है। हाँ तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसका इसके साथ तो a1 b1 प्लस a2 b2 है ना, और प्लस a3 b3। और फिर नीचे फॉर्मूला में क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देख लो, पहले तो बट्टा लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, फिर इनटू करा लेंगे इनका गुना, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी इनका मैग्नीट्यूड, तो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो अगर मैं ये करूंगा ऐसा, तो हमारे दो सदिशों के बीच का एंगल निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगर ऐसे दिया हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो, ऐसे निकाल लो, और अगर मतलब कहने का था ना कि नॉर्मली दे दिया गया तो ऐसे निकाल लो, या फिर ये निकालो, दोनों एक ही बात है। आप इस फार्मूला से निकाल लो थीटा, या इस वाले फार्मूला से निकाल लो थीटा, दोनों ही स्थितियों में सेम बात है। आपको आपकी पसंद, आप ये फार्मूला यूज करना चाहोगे कि ये यूज करना चाहोगे, इट्स योर चॉइस। हमारा काम है बताना, हम दोनों बता दिए। अब आइए सवाल फोड़ते हैं, सवाल को फोड़ते हैं। सर सवाल फोड़ना है क्या, अरे नहीं भाई साहब समझा करो यार, ना सवाल बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है सर करिए, सवाल क्या वो बता दीजिए। सवाल है ये, देखो सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि एक वेक्टर है, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, और एक वेक्टर बी है, अच्छा वाह 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 वाह। तो इनके बीच का कोण ज्ञात करें, मतलब एंगल ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए दिया है वो लिख लो, आप एग्जाम में कैसे बनाओगे वो बता देता हूं। तो सबसे पहले लिखोगे दिया है, दिया है लिखने के बाद लिखोगे वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखोगे i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये लिख लोगे, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच का एंगल निकालना है ना, तो फार्मूला लगाएंगे सर, कौन सा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैं तो एक काम पहले ही बोल देता हूं अभी से ही कि पहले ही आप निकाल लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जब भी देखो, जब भी आए कोण निकालने के बाद ना, तो शुरू में आप ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि आगे पता है कि वहां रखना है तो निकाल लो। अगर इस वाले फॉर्मूला से बनाते हो तब, नहीं तो इस वाले से बनाते हो तो लास्ट में निकाल सकते हो, लेकिन इस वाले से बनाते हो तो आप ये काम कर लो। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ यही वाला बनाने के लिए, ठीक है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से हो गया 9 4 13 1 14, यानी अंडर रूट 14 आ गया, अंडर रूट क्या आ गया 14 आ गया, बहुत सुंदर। एंड अब इसका देख लो, इसका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैं निकालने जा रहा हूं, तो ये हो गया आपका अंडर रूट
1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 14, यानी इसका भी आ गया मैग्नीट्यूड √14। यानी वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब एंगल निकालना आसान काम है। अब लिखेंगे अब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब जो वेक्टर ए दिया गया है वो लिख लो। वेक्टर ए हम लोगों को क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो लिख लो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये दिया गया है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, तो इनके साथ, यानी i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप के साथ, यानी i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप के साथ निकालना है, ठीक है। और अपॉन में वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, जो कि आप देख सकते हो दोनों का √14 आया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया √14 गुना √14। तो अब आप देख सकते हो, है ना, अब आप देख सकते हो कि cos इनवर्स, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो निकालने आपको आता है 3 का 1 से करा तो 3, फिर बीच में लिखते हैं प्लस 2 का 3 से करा तो 6। आपको याद है ना कि भूल गए हो, मैं क्या सिखाया था, सेम से करना है, बाकी सबको भूल जाना है। अब इसका इससे करा तो माइनस का 2, अब रूट में √14 से करा तो हो गया हम लोग का 14। तो यहां से आ गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 6 3 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7/14, तो 7 दूनी 14। तो यानी कि हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो लो इनवर्स का वो आप रिवीजन कर लो। तो सोचो 1/2 कब होता है, मान लीजिए नहीं वैल्यू पता होता उतने पर छोड़ देते, मान लीजिए नहीं पता होता तो उतने पर छोड़ देते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ये पता है तो कर लो। ये कॉस हम लोग का है क्या बोलते हैं 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान है इतना, तो यानी π/3 हो गया। तो फाइनली थीटा क्या निकल गया π/3। फाइनली थीटा कितना निकल गया π/3 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। ये चलो मैं काम करूंगा, इस वाले लेक्चर का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इस वाले लेक्चर का मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा। अब ज्यादा घबराइए मत, ठीक, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, तो पहले बताइए आप कि कोई परेशानी है तो आप चाहो तो ले सकते हो वैसे, लेकिन मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा। बोलो कोई दिक्कत? आई होप की दिक्कत नहीं रहा होगा। और आज का जर्नी काफी मस्त था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे और आगे की बातें, है ना। अभी लेक्चर शायद थ्योरी का 2 है, उसके बाद हम लोग 2 एक्सरसाइज का करेंगे, है ना। यानी लेक्चर 10 और 11 थ्योरी का होगा, या उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट भी हो जाए, वो आने वाला टाइम आपको पता चल जाएगा। अभी तो आप पढ़िए। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, मतलब अच्छा लगा होगा। आप ही कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा है। और थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, पूरा शेयर करके शहर में तहलका मचा दीजिए। तभी आपको मानेंगे कि हाँ आप स्टूडेंट हैं, अजीब गरीब मेरे, है ना। तो और एक बात मैं बता दूं कि मैथ डिवीजन का ऑफलाइन में 2 ब्रांच है। एक कतीरा में है, कतीरा नहीं, महाराजा आतागढ़ी नंबर 2 में है आरा, और एक गढ़ानी का जो एड्रेस है वो प्रियांशु मॉल के पीछे शांति नगर में है ये एड्रेस। तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। काफी अलग लेवल पर पढ़ाया जाएगा आपको। मैं बता दूं मीडियम बीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए है, और स्टैंडर्ड 8 से लेकर 12 तक, और साथ ही साथ जेई एनडी और एयरफोर्स का भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा अलग अंदाज में। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 8, 9, 10 वालों के लिए मैथ, साइंस और सोशल साइंस पढ़ाया जाता है अलग लेवल पर। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे, और आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। मैं अभी 10th से लेकर 12th वालों का बैच लेकर आया हूं, जिसका नाम है तहलका बैच, क्योंकि शहर में मचाना है तहलका। तो चलिए हम आज इतना ही कहकर आपको इतना बात खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए जज्बा, नए जुनून के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
अभी बहुत सारा चीज सीखना है डॉट प्रोडक्ट में। अभी आप देखते तो जाइए आगे क्या क्या होता है। और मैं लास्ट में फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए वीडियो में नए जज्बे और नए जुनून के साथ। तब तक लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।